पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई अपना, तो यहां पर देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त होने वाला है। कह रहा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की स्थापना के वर्ष का सही क्रम बताना है आप लोग को। इसमें थोड़ा सा पहला ही क्वेश्चन आप लोग को टिपिकल मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ विवेक भी आ गया भाई, 2005। कल तो काफी लेट जुड़े थे, आज जल्दी जुड़ गए लग रहा है। विवेक 2005, ठीक है। चलिए, नमस्कार है विवेक भाई। चलिए, राम जी कह रहे हैं ए, ठीक है। कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, फिर कह रहे हैं जनता दल, फिर कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, फिर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। इनका ये कहना है भाई, ठीक है भाई। आतिफ अली ए कह रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे ब्रजपाल भाई ए कह रहे हैं, राहुल तिवारी ए कह रहे हैं, संजय यादव ए बता रहे हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि इसमें क्या होगा, ठीक है। देखिए, इसमें अगर हम लोग, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी है जिसको हम लोग एनसीपी कहते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी है, ठीक है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही नेशनल कांग्रेस पार्टी लिखा गया है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये कहीं से भी आपका वो नहीं है, आईएनसी नहीं है ये, ठीक है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट लिखा गया है, देखिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लिखा गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तुक्का नहीं मार पाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। निशी सर टॉपिक कब से पढ़ाएंगे? बहुत जल्दी शुरू करेंगे, जैसे मैं दिल्ली आ जाता हूं आपके टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप परेशान मत हो, टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। देखिए, इसका करेक्ट है, एक बार फिर से मैं कहूंगा, राम भाई कह रहे हैं सी, एक बार मैं फिर से कहूंगा सभी लोग से कि सेशन को एक बार से जबरदस्त तरीके से थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, सत्यम पांडे, सत्य प्रकाश ए लिख रहे हैं भाई। चलिए भाई, ब्रजपाल कह रहे हैं मेरे हिसाब से तो ए ही है सर जी, ओके भाई। निशी क्या कह रही है? ओके सर। राम कह रहे हैं सी, ठीक है भाई। संजय यादव डी। चलिए, इसका करेक्ट जवाब होगा बच्चा बी होगा। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये इसका करेक्ट जवाब होगा। अब कैसे होगा आइए इसको समझते हैं। यहां पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना 1980 में की गई थी और इसके फाउंडिंग में देखिए, इसका मैंने जस्ट सामने आपका, खैर सिंबल तो आपको याद ही होगा लेकिन फिर भी मैंने सिंबल ले लिया है। यहां पे इसके फाउंडर के तौर पे नाम आता है किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है, प्लस आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी का भी यहां पर नाम आता है। ऐसा माना जाता है इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसके। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई कब? ये बच्चा याद रखिएगा, की गई 1984 में। जिसका सिंबल क्या है भाई? तो सिंबल देखते हो आप, एलिफेंट, और इसके फाउंडर थे, याद रखिएगा, कांसीराम जी ने इसकी स्थापना की थी कब? 1984 में। और प्रेजेंट टाइम में मायावती इसकी हेड है। और यहां पे बात करते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम की स्थापना, ठीक है। अगर हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपकी कब की गई? तो इसका स्थापना देख लीजिए और इसका सिंबल देख लीजिए, सीपीएम का सिंबल क्या है, ठीक है। और सीपीएम की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा बच्चा, 7 नवंबर को की गया था। 7 नवंबर 1964 को इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसके फाउंडर थे कौन? EMS डांगे साहब ने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो सीपीआई है, सीपीआई का सिंबल क्या है? ये है आपका। और सीपीआई की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना याद रखिएगा 25 दिसंबर
1925 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे, आप याद रखिएगा, डॉक्टर M.N. राय, यानी मानवेंद्र नाथ राय ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना की गई थी कहां पर? कानपुर में। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी राष्ट्रीय दल और भी हैं, यानी भारत में कुल वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में याद रखिएगा, वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल कितने हैं भाई? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, उन्हीं राष्ट्रीय दलों का मैं यहां पे सिंबल लिया हूं। 8 हैं आपके राष्ट्रीय दल, याद रखिएगा वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 8 हैं। और क्षेत्रीय दल अगर पूछ दिया तो याद रखिएगा, अगर क्षेत्रीय दल पूछा, क्षेत्रीय दलों की संख्या, क्षेत्रीय दल कितने हैं? तो क्षेत्रीय दल याद रखना बच्चा, अभी प्रेजेंट टाइम में आपके क्षेत्रीय दलों की संख्या है 53, 53 आपके क्षेत्रीय दल हैं। और बाकी क्या है? गैर मान्यता प्राप्त दल हैं बाकी, जिनकी संख्या 2000 से अधिक है, लगभग 2044 के आसपास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1885 में। संस्थापक हम लोग सभी जानते हैं, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने किया था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, इसके फाउंडर कौन है भाई? तो याद रखिएगा, इसके हैं शरद पवार। ये इसके फाउंडर के तौर पे नाम याद रखिएगा कौन है? तो शरद पवार जी हैं। और ये पार्टी मुख्यतः आपके इसके हैं शरद पवार, यही हेड भी हैं इस समय। और ये मुख्यतः पार्टी कहां पे आपकी काम करती है? ये मुख्य रूप से काम कर रही है कहां पे? महाराष्ट्र में ये पार्टी मुख्य रूप से काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998-99 के दौरान किया गया था और इसकी संस्थापक हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? इसकी संस्थापक हैं। और ये 8 जो आपकी नेशनल पार्टियां हैं उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में की गई और इसके संस्थापक हैं P.A. संगमा। हालांकि संगमा साहब पहले आपके एनसीपी में ही थे, केवल शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि एनसीपी में आपके कौन थे? शरद पवार, इसके अलावा तारिक अनवर, याद रखिएगा, तारिक अनवर, और प्लस थे इसमें आपके P.A. संगमा। इन लोगों ने मिलकर किया था। लेकिन फाइनली जब प्रणब मुखर्जी का नाम प्रस्तावित किया गया तो एनसीपी के बाकी मेंबरों ने प्रणब मुखर्जी को वोट देने के लिए कहा, पीएम संगमा को वोट देने के लिए नहीं कहा। तब ये क्या करते हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम रखा गया नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये लोकल पार्टी बिल्कुल 53 क्षेत्रीय दल है। ठीक है, और गैर मान्यता प्राप्त दल, यहां पे मैं वो भी ऐड कर दे रहा हूं, गैर मान्यता प्राप्त दल, लगभग ये आपके कितने हैं? 2044 के आसपास हैं एट प्रेजेंट टाइम इंडिया में। ये गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या है। वर्तमान समय में जो नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनकी संख्या है ये। ठीक है, और ये आपकी लोकल पार्टियां यानी क्षेत्रीय दल हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल यहां पे राम बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 8 नेशनल पार्टियां, तो इस तरह से इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए बच्चा अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल राम, 2000 प्लस बाकी स्टेट्स हैं। आप जरा जल्दी से यहां पे कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। और एक बार भाई जो भी लेट से जुड़े हैं, राजू कह रहे हैं ए, ठीक है, सत्यम पांडे ए लिख रहे हैं भाई, ठीक है, निथारा की दुनिया ए,
चलिए भाई, आप आ गई, कहाँ गायब थी इतने दिन से? अंकुर असम लिख रहे हैं, राहुल तिवारी असम, राजू असम, ठीक है भाई, सत्यम पांडे, ठीक है, आतिफ अली बिहार लिख रहे हैं, ठीक है भाई, निथारा की दुनिया ए लिख रही है भाई। चलिए, तो यहां पर जितने बच्चे ए लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है असम, ठीक है। अब असम होगा कैसे, तो मैंने कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। तो असम, पहले मैं यहाँ पे स्टेट्स लिख देता हूं कि कौन कौन से स्टेट इसके बॉर्डर लाइन से लगते हैं। सबसे अधिक बॉर्डर लाइन से शेयर करने वाला स्टेट इसीलिए बन जाता है ये। मैं यहाँ पे उनके नाम लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद से आप बात कर लो किसका भाई, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद क्या कह लोगे भाई, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के बाद आप कह सकते हो मणिपुर। इसके अलावा क्या कह सकते हो भाई, मिजोरम, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा, ठीक है। कितने हो गए, 4-6 हो गए। इसके अलावा आप लिखोगे मेघालय, ठीक है। इतने स्टेट, ये नहीं कि ये 7 स्टेट हैं जो असम के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। चलिए, अब देखिए, इसको मैप के थ्रू मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चा, इसको थोड़ा सा आप लोग देखो, यहां पर देखो, ये देखिए, ये है आपका असम, ये असम स्टेट हो गया। अब इस असम स्टेट के साथ देखिए आपकी बॉर्डर लाइन कहां कहां से शेयर हो रही है। बॉर्डर लाइन देखिए, तो सबसे पहले यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। यहां पे अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है आप लोग को, मैप में देखिए, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहां देखिए नागालैंड बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। यहां पे देखिए मणिपुर बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है, और यहां नीचे देखिए मिजोरम बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। यहां पर देखिए त्रिपुरा बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। यहां पे देखिए मेघालय बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। और यहां पे ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल वाला है, ये पश्चिम बंगाल वाला सेक्शन है जो इसके साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। याद रखिएगा, इसकी सीमा, असम की सीमा सिक्किम के साथ नहीं लगती है। केवल इसकी सीमा किसके साथ, तो इन आप 7 सिस्टर स्टेट में क्या हो जाता है कि सिक्किम के साथ ये सीमा नहीं लगाएगा, क्योंकि 7 सिस्टर स्टेट में असम खुद आता है, तो 7 सिस्टर स्टेट में असम आता है। 6 राज्य इधर से और एक वेस्ट बंगाल इसके साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। तो देखिए, यहां पे ज्यादातर क्या होता है, एग्जाम में हम लोग को कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। तो यहां से ये चीजें आप बिल्कुल लोकेशन याद रखिए, किससे किसकी बॉर्डर लाइन शेयर हो रही है और किसकी नहीं है। जैसे यहां पे देखिए, वेस्ट बंगाल बीच में से बिल्कुल बॉर्डर क्रिएट कर देता है, बिहार को बिल्कुल इधर नहीं जाने देता है। ये पूरी तरह से सिक्किम को कवर करता है ऊपर, और नीचे इसको कवर करता है, ठीक है। ऐप पर क्लास होगी, संदीप गुप्ता, बिल्कुल ऐप पे क्लास होगी। जूम करें, और बच्चा ये इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, ठीक है। आप जब इस वीडियो को वो टर्न करके मोबाइल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, ठीक है। यहां पे अनुलोम विवाह क्या है, यानी अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह, उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के विवाह, एक जाति के महिला पुरुष के बीच विवाह, या एक गोत्र के महिला पुरुष के बीच के विवाह। अनुलोम विवाह बताना है आप लोग को, जल्दी से बताइए। चलिए, राहुल कुमार कह रहे हैं, राहुल कुमार भास्कर ए लिख रहे हैं, राम ए लिख रहे हैं, ब्रजपाल ए लिख रहे हैं, अंकुर डी लिख रहे हैं, राम ए लिख रहे हैं, राजू ए, अंकुर डी, राम ए, ठीक है भाई। थारा के सर, अच्छा घर पे फंक्शन था, कोई बात नहीं। चलिए, राहुल तिवारी ए, संजय यादव ए, राम ए, ठीक है। नितारा की दुनिया डी लिख रही है भाई। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत करेंगी। नितारा की दुनिया, ठीक है। राहुल तिवारी ए, सत्यम पांडे ए, संजय यादव ए। तो बच्चा देख लो, यहां पर जितने लोगों ने इसका ए जवाब दिया है ना, वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। इसका करेक्ट जवाब होगा ए। यानी कि जो अनुलोम, देखो 2 तरह की शादियां होती थी प्राचीन काल में, 2 तरह की शादियों के नाम मिलते हैं। एक क्या मिलता है भाई, तो एक याद रखिएगा, एक मिलता है अनुलोम विवाह, एक को कहते थे अनुलोम,
अनुलोम कहा जाता था, और दूसरे टाइप की जो मैरिज होती थी इसको कहते थे प्रतिलोम। और स्पेशली ये शादियां आपको भारत में कहां मिलेंगी? गुप्त काल के दौरान ज्यादा देखने को मिलेंगी। एक अनुलोम मैरिज और दूसरी होती थी कौन सी? एक कहलाती थी प्रतिलोम मैरिज। ठीक है। अब अनुलोम और प्रतिलोम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पे जो मेल होता था, मेल क्या होगा भाई? तो याद रखिएगा ये अपर होगा। ठीक है, अपर कास्ट का क्या होगा? मेल। और फीमेल जो होगी ये लोअर की होगी, लोअर कास्ट की होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुलोम शादी। और प्रतिलोम में क्या होगा? तो प्रतिलोम में जस्ट इसका अपोजिट, फीमेल हो जाएगी कहां पे भाई? अपर कास्ट की, और जो मेल होगा वो हो जाएगा लोअर कास्ट का। ठीक है, तो ये प्रतिलोम शादी कहलाती थी। समाज में क्या था कि अनुलोम शादियों को तो मान्यता दे दिया गया, लेकिन प्रतिलोम शादियों को मान्यता नहीं दिया गया। और इनसे जो संतानें हुई, जिसमें फीमेल उच्च वर्ण की थी और मेल आपका निम्न वर्ण का था, इनसे जो संतानें हुई उन्हीं से समाज में क्या हुआ? कहा जाता है गुप्त काल में कुछ जातियों का उद्भव हुआ, कुछ जातियां बनी। ठीक है, बिल्कुल ब्रजपाल जी, एक दिन हमने इस क्वेश्चन पे चर्चा भी किया था। अंतरजातीय विवाह भी कहा जाता है। बिल्कुल राहुल कुमार भास्कर, सही कह रहे हो आप। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहां पर जितने लोगों ने, शिवन्या भी जुड़ गई भाई अपने साथ। चलिए भाई शिवन्या, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आप याद रखिएगा, अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज इस तरह से हुआ करती थी वैदिक काल के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है ईडीआर पोर्टल विकसित किया गया है। बहुत बढ़िया, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है ये बताना है आप लोग को। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तात्काल जानकारी प्रदान करने, सड़क निर्माण में तेजी लाने, सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने, या सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाने, किससे रिलेटेड है ये बताना है आप लोग को। गलत हो गया कोई बात नहीं, चलिए, इसमें डाउट था, चलिए कोई बात नहीं, डाउट था, डाउट दूर तो हो गया। हम लोग देखो यहां पे आप डाउट खत्म करने के लिए क्लास में आ रहे हो, आपको डाउट अपना समाप्त करना है यहां से। ठीक है भाई, जरा एक बार फिर से कहूंगा आप सभी से कि जरा भाई एक बार आप सेशन को लाइक और शेयर कर दो। सभी लोग से बोल रहा हूं कि एक बार फिर से कि सेशन को लाइक और शेयर कर दें। सतीश गुप्ता जी ए कह रहे हैं, राम ए कह रहे हैं भाई, राजू डी कह रहे हैं, संजय यादव ए, ठीक है भाई, काजल, चलिए भाई, डिटेल्ड एंसेंट रिपोर्ट, ठीक है भाई, एक्सीडेंट रिपोर्ट, ठीक है भाई, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट कह रही है काजल। इससे रिलेटेड किससे है ये बताना है आपको। ठीक है, इसका क्या है फुल फॉर्म वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस किससे ब्रजपाल जी कह रहे हैं ए, अनिल गौतम जी डी कह रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, अरुंधति ए कह रही हैं, सत्यम पांडे ए बता रहे हैं भाई। तो यहां पर ज्यादातर बच्चे क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं ए, और ए क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है। भारत में जो आपका सड़क और परिवहन मंत्रालय है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, इसके द्वारा कहा जाता है कि जो बीमा कंपनियां हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस करती हैं, इनसे मंत्रणा करने के बाद आपका ये DAR पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका आप अभी बताया मैंने। इसका फुल फॉर्म है डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट। अब इससे क्या होगा कि इससे सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तात्काल जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको, और साथ साथ में क्या होगा कि सड़क दुर्घटनाओं में जो दुर्घटना मुआवजा होता है, मुआवजा जल्द प्राप्त होगा। इसी के लिए क्या किया गया है? ये एक पोर्टल डेवलप किया है। किसने किया है? तो ये पोर्टल, तो याद रखिएगा इसका दो उद्देश्य है, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तात्काल जानकारी प्रदान करना और तत्काल प्रभाव से मुआवजा प्राप्त कराना, इसका उद्देश्य है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने इस पोर्टल को विकसित किया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला।
ठीक है, यानी कि ये घटना आपसे पूछी गई है कब की, 8वीं शताब्दी की। ये 8वीं शताब्दी की घटना है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन राष्ट्रकूटों के साथ कौन कौन शामिल थे, प्रतिहार और परमार, प्रतिहार और चंदेल, प्रतिहार और चोल, और प्रतिहार और पाल। जल्दी से बताइए। चलिए, यहां राम कह रहे हैं डी, राहुल कुमार भास्कर कह रहे हैं बी, राम कह रहे हैं डी, शिवन्या डी। ठीक है, सतीश गुप्ता कह रहे हैं ऑलरेडी कर दिया शेयर, ओके कोई बात नहीं। काजल डी, राम डी। ठीक है, राहुल तिवारी डी बता रहे हैं भाई, ब्रजपाल, शिवन्या सभी डी बता रहे हैं भाई, अंकुर, निथारा की दुनिया डी बता रही है भाई। ठीक है, अरुंधति डी बता रही है भाई। ठीक है, श्यामूपाल क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हैं भाई, श्यामूपाल जी भी डी बता रहे हैं। तो जितने बच्चे यहां पे डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं डी। देखिए, 8वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है कि पाटलिपुत्र की वैल्यू समाप्त हुई और उसका स्थान किसने ले लिया भाई, तो कन्नौज ने उसका स्थान ले लिया। और जब कन्नौज ने उसका स्थान लिया तो अब कन्नौज के लिए क्या होता है कि 3 क्षत्रिय शक्तियों में संघर्ष प्रारंभ होता है कन्नौज पर अधिकार को लेकर 8वीं शताब्दी के दौरान, जिनका नाम था पाल वंश, प्रतिहार और तीसरा वंश था राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों के बीच क्या होता है, कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, जो आपके किस पे अधिकार को लेकर हुआ, तो यहां पर आपको बताया कन्नौज पर अधिकार को लेकर होता है। ठीक है, पहले राउंड में अगर हम लोग बात करें, जो पहला त्रिपक्षीय, ये लगभग याद रखिएगा, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है भाई, ये याद रखना, ये लगभग 200 साल चला था, एक ही राजा नहीं लगा था, 200 वर्षों तक ये चला था आपका, 200 ईयर। ठीक है, और इन 200 वर्षों में अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी पाल वंश के धर्मपाल ने इसकी शुरुआत की थी। प्रतिहार वंश का कौन था भाई, तो यहां पे था वत्सराज नाम था रूलर का। और राष्ट्रकूट वंश के कौन थे, ध्रुव था। इन तीनों के बीच ये फर्स्ट राउंड का आपका क्या होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जय संहिता कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, राष्ट्रकूट, शिवन्या बिल्कुल ठीक है, एमजे भी जुड़ गए अपने साथ भाई। चलिए भाई, चलिए रॉयल यादव, ठीक है भाई, पहचान नहीं रहा हूं मैं आपको, रॉयल यादव जी। ठीक है, चलिए सतीश गुप्ता जी डी बता रहे हैं। चलिए भाई, निथारा की दुनिया बी, ठीक है भाई, राहुल कुमार भास्कर, ठीक है, भारती बता रहे हैं महाभारत, ओके भाई, काजल बी बता रही हैं, ठीक है भाई, संजय यादव महाभारत, राजू पांडे, ठीक है, अजय पाल सिंह क्या बता रहे हैं भाई, बी बता रहे हैं, सत्यम पांडे बी, ब्रजपाल महाभारत, राम महाभारत, अंकुर महाभारत, राजू पांडे गोंडा से, चलिए भाई स्वागत है आपका। सतीश गुप्ता बी बता रहे हैं, राजू पांडे गोंडा बी, ठीक है भाई, अंकुर महाभारत बता रहे हैं, राजू पांडे गोंडा बी, ठीक है, निशी बता रही है बी, अंकुर महाभारत, राहुल कुमार भास्कर बी, राहुल तिवारी बी। चलिए बच्चा, ठीक है, तो जितने बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं महाभारत, तो वो बिल्कुल क्या बता रहे हैं, करेक्ट जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कुलदीप भी आ गया भाई, चलिए भाई कुलदीप जी का भी स्वागत कर लेते हैं। सतीश गुप्ता भाई, जय गुरुदेव भाई, आपको भी जय गुरुदेव। राहुल तिवारी बी, ठीक है भाई। चलिए, यहां पर महाभारत बिल्कुल करेक्ट जवाब है। महाभारत से कुछ चीजें आप याद रखिएगा। पहली चीज तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, महाभारत कहा जाता है। माना जाता है किसने इसका, अगर हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो माना जाता है वेद व्यास, ठीक है, इसके संकलन करता है। लेकिन याद रखना बच्चा, लेखक के तौर पे अगर कभी कभी पुराणों में लेखक के तौर पर इसका नाम किसका आता है, तो याद रखिएगा
गणेश भगवान, गणेश भगवान भगवान को माना जाता है कि इन्होंने इसका लेखन किया था। इसके लेखन करने का काम भगवान गणेश ने किया था। ब्रह्मा के कहने पर ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और साथ साथ में आपको याद रखना कि महाभारत में अगर पर्व पूछता है, पर्व यानी कि इसका अध्याय, अध्याय अध्याय पूछा जाता है या पर्व पूछा जाता है कितने हैं, तो बच्चा यहां पर बिल्कुल आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। और इस 18 पर्व में छठा पर्व जो 6 नंबर का पर्व है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसी में क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता, जो भगवत गीता है वो भगवत गीता कहाँ है? आपके महाभारत के छठे पर्व में है, जिस छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। ये भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है और इसी में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख आया हुआ है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल राम, ठीक है। राजू पांडे, ठीक है। शिवन्या 6, बिल्कुल छठे मंडल के किसमें? भीष्म पर्व में पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख आया हुआ है। ये बच्चा आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। ठीक है, इसमें से गलत क्या है? ठीक है, या आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से गलत हटा दीजिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसमें से सही कथन बताना है आपको कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिए क्या क्या है ऑप्शन आपके पास। पहली केंद्रीय संसद 1952 में बैठी। समवर्ती सूची का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भारत के समेकित निधि से दिए जाते हैं। सभी सही हैं। क्या होगा इसका जवाब? ठीक है भाई, चलिए कुलदीप, राम कभी तुम अभिषेक हो जाते हो, कोई बात नहीं। अंकुर सी लिख रहे हैं, राहुल तिवारी ऑल लिख रहे हैं, राम सी लिख रहे हैं, ब्रजपाल सिंह डी लिख रहे हैं। ठीक है भाई, निथारा की दुनिया डी लिख रही है, राजू सी लिख रहे हैं भाई, अंकुर ऑल लिख रहे हैं, अजय पाल सिंह डी, अंकुर ऑल, राजू पांडे गोंडा वाले ऑल लिख रहे हैं, राजू ऑल, राजू पांडे ऑल, लक्ष्मी डी लिख रही है भाई। चलिए अरुंधति सी लिख रही हैं। ठीक है, निशी क्या लिख रही है भाई? डी लिख रही है, संजय यादव डी, सतीश गुप्ता डी, राजू पांडे ऑल, शिवन्या डी। ठीक है, चलिए भाई अरविंद ये क्या लिख रहे हैं भाई? अरविंद मिर्जापुर से हैं, ये लिख रहे हैं सी। ठीक है भाई, सतीश गुप्ता डी, राजू पांडे ऑल, और सुनील जायसवाल जी डी लिख रहे हैं। तो यहां पर देखिए जितने लोगों ने यहां पे डी जवाब दिया ना, बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट जवाब होगा डी। अब देखिए यहां पर पहला ये कह रहा है पहली केंद्रीय संसद 1952 में आई। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत में पहली बार संसदीय चुनाव, संसदीय इलेक्शन, चुनाव कब हुए थे भाई? तो ये आप याद रखिएगा 1951-52 में आपकी पहली बार संसदीय चुनाव हुए थे, और 1952 में पहली बार चुनी हुई लोकसभा आपकी अस्तित्व में आई थी। तो ये याद रखना है। समवर्ती सूची का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन सामेकित निधि, यानी सामेकित निधि का मतलब क्या है भाई? यहां पे याद रखिएगा, सीधा सीधा है संचित निधि, संचित निधि, और संचित निधि से ही इन्हें सैलरी दिया जाता है, जो आर्टिकल 266 में आपके संविधान में वर्णित है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। ठीक है, सतीश गुप्ता जय है भाई आपको भी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन क्षत्रियों के शाक्य वंश से संबंधित है? ये तो सभी लोग बता देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है सभी लोग बता देंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है भाई। चलिए हाँ, चलिए भाई 1951-52 बिल्कुल निशी, चलिए बताइए, चलिए भाई जल्दी से। चलिए मैं कल से ध्यान रखूंगा कि क्वेश्चन पे नंबर देख दूंगा। राम लिख रहे हैं, गौतम बुद्ध, सुनील जायसवाल लिख रहे हैं ए, अरुंधति ए, अजय भाई वाराणसी ए लिख रहे हैं, ब्रजपाल ए लिख रहे हैं, राजू ए लिख रहे हैं, सतीश गुप्ता जी ए लिख रहे हैं, निथारा की दुनिया ए, ठीक है, मनीष कुमार ए लिख रहे हैं भाई, सत्यम पांडे ए, अजय पाल सिंह ए, ब्रजपाल गौतम बुद्ध, राम गौतम बुद्ध, ठीक है, सतीश गुप्ता ए, शिवन्या ए, ठीक है भाई, निशी ए, ठीक है, राजू पांडे, गौतम बुद्ध, ठीक है भाई। चलिए यहां पर लगभग सभी बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? गौतम बुद्ध दे रहे हैं।
तो बिल्कुल आप सही हो, गौतम बुद्ध। अगर हम लोग गौतम बुद्ध को माने तो यहां पे कहा जाता है ये शाक्य कुलीन क्षत्रिय थे, क्योंकि इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन की बात करते हैं यहां पर, तो शुद्धोधन जो थे ये शाक्य कुलीन क्षत्रिय हुआ करते थे। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जानते हैं इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था भाई? माता का नाम था महामाया, महामाया। और इनकी पाल्य माता कौन थी, या सौतेली माँ, स्टेप मदर कौन थी? पाल्य माता की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रजापति गौतमी इनकी पाल्य माता थी। और गौतमी ही पहली फीमेल थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया था या बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये चीजें बच्चा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का रक्षक माना जाता है? जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से जरा कमेंट करके बताइए। बिल्कुल अंकुर, अपनाया था बौद्ध धर्म को, प्रजापति गौतमी, बिल्कुल। यहां पे अंकुर भाई लिख रहे हैं कि CAG, ब्रजपाल जी लिख रहे हैं मित्र चन्ना, बिल्कुल उनका मित्र था। अरुंधति लिख रही हैं भाई, इनका चला गया। अंकुर, CAG, राहुल, आयुष गुप्ता, ठीक है, शिवम, राजू, सुनील, रॉयल, ठीक है भाई। यहां पर सभी लोग, सभी के, मनीष कुमार, ठीक है भाई, अरुंधति, अजय भाई, ठीक है, ये राजू पांडे, राहुल कुमार, राम, ठीक है, शिवम मौर्य, ठीक है। ये सभी लोग का जवाब क्या आ रहा है? तो सभी लोग का आ रहा है CAG, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG को ही क्या माना जाता है? तो इसे वित्त का रक्षक, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भाई इसे कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? तो इसका अपॉइंटी है राष्ट्रपति इसे अपॉइंट करता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे लोक लेखा समिति का, याद रखिएगा, जो CAG होता है इसे लोक लेखा समिति का मित्र, इसे मित्र कहा जाता है। मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है। किसको? CAG को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रमुख काम क्या है भाई? तो याद रखिएगा, केंद्र और राज्य, याद रखिएगा दोनों का होता है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखाओं की जांच करना, के लेखाओं जो अकाउंट्स होते हैं, लेखाओं की जांच करना इसका प्रमुख कार्य होता है। और ये अपनी रिपोर्ट, एक बार का क्वेश्चन बना हुआ है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो अगर रिपोर्ट पूछेगा किसको देता है, तो ये अपनी रिपोर्ट देता है भाई, याद रखना। रिपोर्ट किसको देंगे भाई? तो ये रिपोर्ट अपनी देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, याद रखिएगा। सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का बिल्कुल सही जवाब है। सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का ये क्या करते हैं? ये चेक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए सदस्य। जल्दी से बताइए इसका। बिल्कुल प्रेसिडेंट को शिवम, ठीक है, अपना रिपोर्ट देता है। शिवन्या आप भी सही बता रहे हो, सतीश गुप्ता जी आप भी सही बता रहे हो, अंकुर आप भी सही बता रहे हो, ठीक है, राजू आप भी सही बता रहे हो, ठीक है, राजू विशाल आप भी सही बता रहे हो। चलिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग के, खुशी यादव डी बता रही है भाई, आयुष गुप्ता डी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, राम शिवन्या, ठीक है, निशी, सुनील, ठीक है, कंचन राजपूत भी जुड़ गई, ये सभी लोग, आयुष गुप्ता, ठीक है, अरुंधति, इन सभी का जवाब क्या आ रहा है?
यहाँ पे सत्येंद्र प्रताप सिंह भी, ठीक है। यहाँ पे डी सभी का जवाब आ रहा है और डी बिल्कुल क्या होगा अपना बच्चा, करेक्ट जवाब होगा। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में यहां पे बात की गई है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान, तो याद रखिएगा लोकसभा, ठीक है, प्लस राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभा, सभा प्लस यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन भाई, तो दिल्ली प्लस पांडिचेरी, अभी फिलहाल दिल्ली प्लस पांडिचेरी, इन दो विधानसभाओं के, इन सभी के केवल याद रखिएगा केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही इसमें हिस्सा लेंगे, यानी नॉमिनेटेड मेंबर और विधान परिषदों के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो यस यहाँ पे राजपूत विशाल, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका ये चीज याद रखना। अगला देखते हैं, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस राज्य में खोला जाए, थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है भाई, जल्दी से बताइए। ई कचरा इको पार्क कहां पे, भारत के किस राज्य में खोला जाएगा, यह प्रस्तावित किया गया है, जल्दी से बताइए। 239 दिल्ली, ठीक है भाई। शिवम मौर्य ए लिख रहे हैं, राम दिल्ली लिख रहे हैं, एमजे ए लिख रहे हैं, काजल ए, ठीक है, शिवम ए, ठीक है, राजू पांडे, शिवन्या, अंकुर निथारा की दुनिया, ठीक है, राहुल तिवारी, राहुल भास्कर, राजू पांडे, ठीक है। इन सभी लोग के जवाब क्या आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, और जितने बच्चे अपना दिल्ली बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, दिल्ली आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। याद रखिएगा 24 फरवरी 2022 इस डेट को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, याद रखिएगा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री कौन है भाई, मनीष सिसोदिया जी ने ये अनाउंस किया है कि ये लोग क्या करेंगे, आपके दिल्ली में क्या करेंगे, ई कचरा इको पार्क की स्थापना करेंगे, और ऐसा करने वाला दिल्ली भारत का प्रथम राज्य दिल्ली होगा। क्योंकि अभी वर्तमान समय में दिल्ली में लगभग 2 लाख याद रखिएगा टन कचरा अभी निकलता है, जिसका सही ढंग से निवारण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई भाई, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, जरा जल्दी से बताइए। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई भारतीय संविधान में, जल्दी से बताइए भाई। 9वीं अनुसूची जोड़े जाने का वर्ष क्या है, यहाँ पे ब्रजपाल, चलिए भाई, ठीक है, आयुष ए लिख रहे हैं, अरुंधति ए, एमजे, ठीक है, एमसीडी में, ठीक है भाई, काजल ए, ठीक है भाई, शिवम 1951, यहाँ पर लक्ष्मी 1950, सत्यम पांडे ए लिख रहे हैं, राहुल कुमार भास्कर 1951, सुनील 1950, शिवन्या ए, अंकुर, संजय यादव, ठीक है भाई, निशी राम, ठीक है, राहुल तिवारी, ठीक है, मनीष कुमार, सतीश गुप्ता, राहुल तिवारी, ठीक है, यहाँ पर विपेंद्र सर भी आ गए भाई, हेलो है भाई विपेंद्र सर आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम जवाब क्या आ रहा है भाई, तो यहाँ पे आ रहा है 1951, यानी संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन, याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा आपके भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें प्रावधान किया गया कि रखे गए विषय सब्जेक्ट को न्यायालय में
चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, ये प्रावधान किया गया। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो याद रखिएगा 2007 से सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशियल रिव्यू में ले लिया। 2007 से सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने इसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लिया। ठीक है, तो 2007 में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग ले लिया है। ये चीजें आप याद रखिएगा। शेड्यूल नंबर बिल्कुल शिवम। ठीक है, आप तो पूरा पॉलिटी ही बता दे रहे हो, अच्छी बात है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यहां से भी देखिए काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। शिव मौर्य बताइए, शिवन्या क्या लिख रही है 12 में 18। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। यहाँ पे सतीश गुप्ता डी बता रहे हैं, अंकुर बी बता रहे हैं, आयुष डी। ठीक है, शिवन्या डिलीट कर दिया भाई कुछ लिखकर इन्होंने। आयुष गुप्ता डी, संजय यादव भांगड़ा नहीं है, राम भांगड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, अरुंधति बी लिख रहे हैं, भैरव मंदिर प्रेमी भी जुड़ गए भाई अपने साथ। ठीक है, सुनील जायसवाल डी लिख रहे हैं भाई। ठीक है, मनीष कुमार बी लिख रहे हैं भाई। चलिए भाई, यहां पर मैक्सिमम बच्चों का ब्रजपाल भी बी लिख रहे हैं, राहुल तिवारी डी लिख रहे हैं, राजू पांडे डी, शिवम मौर्य। ठीक है भाई, चलिए विक्रांत सिंह बी लिख रहे हैं भाई। जितने बच्चे यहां पर डी बता रहे हैं ना, भांगड़ा, यहां पे पूछा गया है आपका कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी बच्चा यहां पे बताना आपको क्लासिकल डांस नहीं है, यानी फोक डांस है। यह भांगड़ा क्या है भाई, तो भांगड़ा याद रखिएगा ये लोक नृत्य है। भांगड़ा क्या है, यह लोक नृत्य है, यानी फोक डांस है। ये आपका क्लासिकल डांस नहीं है। जबकि कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ये देखिए। ठीक है, कथक, सत्रिया, मणिपुरी, इसके अलावा बात करें हम लोग भरतनाट्यम। ठीक है, इसके अलावा कुचिपुड़ी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओडिसी। ठीक है, ओडिसी के अलावा कथकली। ठीक है, तो यहां पर देखिए कथकली, और एक और है मोहिनी अट्टम। एक और याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम। ये सभी के सभी क्या है भाई, ये जो जितने आपके टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इनकी संख्या कितनी है, 8 है। और यही आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही आपके भारत के क्या हैं, क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। बाकी सभी क्या हैं, फोक डांस हैं। ये चीज याद रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्षत्रिय अभी चूंकि बिल्कुल नया जुड़ा है, और याद रखिएगा ये कहां से रिलेटेड है, असम से रिलेटेड है। सत्रिय कहां का आपका क्लासिकल डांस है, तो ये असम का क्लासिकल डांस है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी नया आपका जुड़ा हुआ है। और कथक हम लोग जानते हैं कहां का, उत्तर भारत का क्लासिकल डांस क्या है भाई, उत्तर भारत, या मुख्यतः आपका उत्तर प्रदेश। ये कहां का है, तो यहां का कथक है, क्योंकि जो ब्राह्मण द्वारा कथा कहा जाता था, और उस कथा के जो भाव से निकला, उसी से क्या बना, कथक नृत्य आपका माना जाता है। ठीक है, बिरजू जी महाराज, बिल्कुल शिव। चलिए अगला देखते हैं, क्षोभ सीमा तथा ट्रोपोपॉज क्या है। क्षोभ सीमा तथा ट्रोपोपॉज क्या है, पृथ्वी भूपर्पटी की आंतरिक सीमा है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा है, कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा की सीमा है। ठीक है, पृथ्वी के भूमंडल की सबसे बाहरी सीमा है। जल्दी से जरा बताइए, क्योंकि ये तो आप लोग को पता ही होगा। काजल बी लिख रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, विक्रांत सिंह बी लिख रहे हैं, ब्रजपाल, बिरजू जी महाराज, ठीक है भाई, राम बी लिख रहे हैं भाई, राहुल तिवारी बी लिख रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई,
आकांक्षा बी लिख रही है भाई, चलिए शिवन्या बी, ठीक है, संजय यादव बी, ठीक है, विक्रांत सिंह, लक्ष्मी बी लिख रही है भाई, चलिए भाई, राहुल तिवारी बी, सत्यम पांडे बी, राम, ठीक है, चलिए भाई, राजू पांडे गोंडा वाले बी लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे मनीष कुमार बी, निशी बी, ठीक है भाई, चलिए चलिए यहाँ पे जितने बच्चे बी लिख रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो सीमा है, जो बॉर्डर लाइन है, मैंने एक बार बताया था आप लोग को कि जो हमारा एटमॉस्फियर है, वायुमंडल है, इसके कुल 5 लेयर बनाए गए हैं, ठीक है, 5 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 एंड 5। इसको कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, ठीक है, इसको कहते हैं समताप मंडल, इसको कहते हैं मध्य मंडल, ये है आयन मंडल और ये कहलाता है बाह्य मंडल। और ये जो बॉर्डर लाइन है इन दोनों की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फीयर से क्या बना है, ट्रोपोपॉज बना है, ये इसकी सीमा। और आपकी ओजोन O3 वाली लेयर यहां पर समताप, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल का में मिलेगा आपका, तो ये O3 की लेयर यहां पर मिलेगी जो समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल राहुल, ठीक है, शिव एक्सोस्फीयर, बिल्कुल शिव, शिवन्या, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम ग्रहण करने वाला हिंदू राजा कौन था? जल्दी से बताइए कमेंट करके। जो दीने इलाही धर्म था, इसे स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। दीने इलाही धर्म, ठीक है, आयुष ए लिख रहे हैं, सत्यम ए लिख रहे हैं, शिव एक लिख रहे हैं, राम बिरबल लिख रहे हैं, ठीक है, काजल डी, निशी ए, ठीक है, आयुष ए, चलिए भाई, राहुल ए लिख रहे हैं, सत्यम पांडे ए, चलिए भाई, राजू पांडे, बिरबल, ठीक है भाई, सरोज यहां पर ए लिख रहे हैं भाई, चलिए, मनीष कुमार ए, ठीक है भाई, सूरज ए लिख रहे हैं भाई, चलिए भाई, सुनील भाई ए लिख रहे हैं। तो जितने बच्चे यहां पर ए जवाब दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बीरबल, अगर हम लोग यहां पर दीन ए इलाही धर्म की बात करते हैं, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 1582 में 1582 एडी में किसने किया था? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं इसका करेक्ट जवाब होगा अकबर। सॉरी, अकबर द्वारा क्या किया जाता है? आपका इस धर्म की स्थापना की जाती है 1582 में। अब इसी धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र हिंदू राजा कौन था? बीरबल था। और बीरबल का वास्तविक नाम हम लोग को मालूम ही है, महेश दास इनका वास्तविक नाम था। इसका प्रधान पुरोहित, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित, याद रखिएगा, अगर पूछ दिया प्रधान पुरोहित कौन था, तो आप याद रखना बच्चा, इसका प्रधान पुरोहित कौन था, तो आपको नाम याद रखना है किसका? अबुल फजल। अबुल फजल क्या थे? दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित हुआ करते थे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और दीन ए इलाही में क्या होता था? अल्लाहु अकबर बोला जाता था। तो अकबर का मतलब महान होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? महान या बड़ा या सबसे सुपीरियर, ठीक है, अकबर का मतलब। तो इसीलिए अल्लाहु अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह यानी भगवान सबसे सुपीरियर है। ये मत सोचिएगा कि अकबर का नाम लिया जाता है उसमें, अल्लाहु अकबर में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। इसमें से कौन सा मैच नहीं है? ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, चलिए जल्दी से बताइए भाई। शिवम मौर्य, ठीक है, अंकुर सी लिख रहे हैं, राम, राहुल तिवारी सी, ठीक है भाई, आयुष सी, राहुल तिवारी, ठीक है, राजू, अंकुर, निशी, ठीक है भाई। चलिए यहां पे अंकुर,
खुशी, चलिए भाई, सभी लोग का जवाब यहां पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और जितने अपने बच्चे यहां पर सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हो बच्चा, क्योंकि आर्टिकल 41 अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 41 की हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है, यह आपका कहता है कि ये समाज के भीतर कुछ दशाओं में आर्थिक सहायता की बात करता है। आर्थिक सहायता, राज्य अपने सामर्थ्य के भीतर कुछ दशाओं में, ठीक है, क्या करेगा, आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यह आर्टिकल 41 है। और कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करें तो यह आर्टिकल नंबर क्या है भाई, 48 है। आर्टिकल नंबर 48 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। बाकी सारी आपका मैच है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता 44 में। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता पूरी तरह से लागू किया है। ये चीज याद रखिएगा। और आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके समाप्त की जा सकती है। बताना है आप लोग को, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है। खुशी यादव, अच्छा ओके, एडिटर सर से बात कर रही हैं, चलिए भाई कोई बात नहीं। ऑल, ठीक है, राम लिख रहे हैं सभी, आयुष डी, ठीक है, संजय डी, संजय यादव डी लिख रहे हैं, राहुल तिवारी, ठीक है भाई, अरुंधति, शिवन्या, शिवम, सत्यम, खुशी, निथारा, चलिए भाई, आयुष, निशी, शिवन्या, ठीक है, राजू पांडे, ब्रजपाल, ठीक है, सुनील जी यहाँ पे भी बता रहे हैं भाई, चलिए, अंकुर, सत्यम, चलिए, मनीष कुमार, राहुल कुमार भास्कर, ठीक है, ब्रजपाल सिंह, ठीक है, अंकुर, आयुष सिंह, ठीक है भाई, चलिए, श्वेता तिवारी भी जुड़ गई भाई, डी लिख रही हैं ये, ठीक है, सूरज चौरसिया जी क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं भाई, ठीक है, खुशी यादव ऑल, ठीक है भाई, सूरज चौरसिया डी। चलिए, जितने बच्चे यहाँ पे डी लिख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जवाब लिख रहे हैं, डी। यानी इन सभी के माध्यम से आपकी सिटीजनशिप क्या की जा सकती है, टर्मिनेट की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में, याद रखिएगा, भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक क्या किया गया है, आपके नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता से संबंधित आपका प्रावधान यहां पे किया गया है, ठीक है, 5 से 11 तक। और भारत में याद रखिएगा एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता जो सिटीजनशिप है इंडिया की कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है। और इंस्पायर्ड कहां से है भाई, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से आपकी ये इंस्पायर्ड है। यानी ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में इसे सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, और यहां भी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, आज लेट हो गया, कोई बात नहीं श्वेता। चलिए, तो आज के सेशन को बच्चा यहीं पे करते हैं समाप्त, और कल